हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि सर्दियों में गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनसॉल्व के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का अनसॉल्व है, जो कि ये 822 कोड है, सेट नंबर 1। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कई क्वेश्चन सॉल्व किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसने भी इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसको पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सार्वंतर का मतलब ये होता है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि किसी एपी का मतलब ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो सॉल्यूशन देखिए, हम लोग सपोज कर लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने कहा है कि 17वां पद मतलब A17, 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब A10 प्लस 7। अब 17वां पद क्या होता है, A प्लस 16D, और 10वां पद क्या होता है, A प्लस 9D इज प्लस 7। देखिए यहाँ A से A कैंसिल हो गया, तो 16D 9D को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 क्या होता है, 7D इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर स्मॉल d इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्या पूछा था, सार्वंतर पूछा था, तो सार्वंतर हम लोगों ने निकाल लिया है। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1 है। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दूसरे का खा कह रहा समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या पता करने हैं, रूट्स पता करना है। तो यहां पर देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं, माना मूल अल्फा तथा बीटा है। या फिर एक तरीका और है कि इसको दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा मानकर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। अब इस 7 को तोड़ना है, आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ जाए।
तो यहाँ पर कौन कौन सा नंबर होगा, ऐसे दो नंबर सिर्फ पॉसिबल है। कौन कौन सा, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 2। तो 5 2 जा 10 होता है एंड 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। तो √2x² प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिलेगा, √2x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस में 5/√2। यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से √2x प्लस 5/√2 प्लस 2x प्लस, यहां पर देखिए √2 से रेशनलाइज करेंगे तो 2 में 2√2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो √2x प्लस 5/√2 प्लस 2x प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए x प्लस 5/√2 कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से यदि x प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0 तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगा, -5/√2। एंड यदि आगे करेंगे, यदि √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो यहां से x का मान आएगा -2/√2। रेशनलाइज करेंगे इसको तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहां से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो रूट्स हमारे क्या क्या आ गए, -5/√2 एंड -√2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, हम यहाँ से तो कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ। बस आप लोग प्लीज एक बार लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इसका सॉल्यूशन आपके दोस्तों लोगों को भी मिलता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु है, एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² इज इक्वल टू CB क्रॉस CD है। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, इस साइड पर कह रहा है कि एक पॉइंट इस प्रकार है कैपिटल D की
एडीसी, एंगल एडीसी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल एडीसी, ये वाला एंगल जो है ना एंगल बीएसी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, दिया है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB क्रॉस CD। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ या उत्पत्ति इसी को कहते हैं, उत्पत्ति या इसी को प्रूफ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं इन एंगल BAC, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में यहां पर गिवन क्या है, एंगल BAC ये बराबर है एंगल BAC, ये बराबर है एंगल ADC के, यहां पर लिख देंगे दिया है या गिवन है, गिवन। और एंगल ACB, ये ACB, एंगल ACB ये इक्वल है एंगल ACD के, ये क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, अगर दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाता है। मतलब से देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल से, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि CA अपॉन CD इज इक्वल टू CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू में CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया है इसे प्रूव्ड। देखिए हमने इसका बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है कि किसी सर्कल के चारों तरफ खींचा गया है ABCD। तो प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखिए हम कोई पहले सर्कल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ये हमने बनाया क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन गया जो कि इसके चारों तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम देखिए, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। तो यहाँ पर एक रूल हम जानते हैं कि किसी सर्कल को बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब अगर ये P है और ये Q है, ये R, तो यहां से क्या होता है PQ इज इक्वल टू PR। ये एक थ्योरम है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है कि किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही रूल यहां पर भी हम लगाएंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए यहां पर ये AP और यहां पर ये AS, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंशियल लाइन है। तो टेंजेंशियल लाइन क्या होते हैं, हमें पता है कि टेंजेंशियल लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AP इक्वल क्या हो जाएगा, AS के, AP इक्वल AS के। और यहां पर जरा देखिए कि ये भी टेंजेंशियल लाइन है, तो BP बराबर हो जाएगा किसके, BQ के, BP इज इक्वल टू BQ के। ठीक है, और यहां पर देखिए CR और CQ ये भी टेंजेंशियल लाइन है, तो CR ये इक्वल हो जाएगा CQ के, CR इक्वल होगा CQ के। और इसी तरीके से DR और DS जो है ये भी टेंजेंशियल लाइन है, तो DR ये इक्वल हो जाएगा DS के, DR ये इक्वल हो जाएगा DS के। इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग एबव इक्वेशन सबको ऐड कर देते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहां पर देखिए AP प्लस BP बराबर क्या है, AB के, तो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं, प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू क्या है, CD के, ये हमने लिखा। ऐसे यहां पर देखिए AS प्लस DS बराबर क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या लिख सकते हैं, BC के। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लें, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इग्नोर मत कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ डेटा दे रखा है जो कि 28.5 कह रहा है कि यदि दिए हुए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, कह रहा है यदि दिए हुए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए।
x और y के मान ज्ञात कीजिए। आगे उसने लिखा है, दिया है n बराबर 60। ठीक है, तो हम डेटा यहां पर लिख रहे हैं। देखिए, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये क्या दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, उसके बाद बारंबारता है, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10 से 20 x हो गया, ऐसे 20 से 30 में 20। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 15 y, और उसके बाद है 5। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका का क्वेश्चन है, तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और डेटा बनाते हैं, एक और टेबल बनाएंगे, जो कि वो क्या कहलाएगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, CF। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी पहले नंबर पर होता है, मतलब 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है 5 एज इट इज, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आता है x, x के करस्पॉन्डिंग इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब x + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली 20 में प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 + x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 25 + x हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 15 में 25 + x ऐड करेंगे, 15 + 25 + x, तो ये हो गया आपका 15 + 5 कितना हो, 25 + 5 30, 30 + 10 कितना होता है, 40 + x हो जाएगा। ठीक है, फिर y में ये ऐड करेंगे, तो मतलब ये हो गया 40 + x + y। फिर इसी तरीके से 40 में 5 ऐड करेंगे, तो 45 + x + y। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य कितना है, 28.5 है। आगे कह रहा है कि n बराबर 60 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n। और ये n किसके बराबर है, 60 के इक्वल है। मतलब यहां से 40 + x + y = 60, तो यहां से x + y = क्या हो जाएगा, 60 - 40, तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 60 में से 40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 यहाँ पर है, सॉरी गलती से हो गया, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे, तो 60 - 45 करेंगे तो 15। इसी इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आंकड़ों का माध्य कितना है, 28.5 है। तो 28.5 जो है वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो यहाँ पर जरा देखिए 20 और 30 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा क्लास इंटरवल। इसे हम यहां से कवर कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है माध्यिका का। माध्यिका बराबर होता है ये L + n/2 - CF अपॉन में क्या होता है, F इंटू में H हो जाता है। ठीक है, माध्यिका कितना दे रखा है, 28.5।
एल क्या हो जाएगा, एल किसे कहते हैं, एल का मतलब ये होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा क्या है 20 to 30, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे प्लस n/2, n का मतलब कितना है, n का बराबर है 60, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 माइनस CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x प्लस 5 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को क्या कहेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगा। और इसके बाद h क्या होता है, h होता है, ये h होता है मतलब ये इनके गैप होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल का गैप। अब क्लास इंटरवल 20 to 30 है तो इनका गैप कितना है 10 का। ठीक है, तो इनटू में हम क्या करेंगे 10। देखिए यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन में 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 30 माइनस 5 होता है 25 माइनस x, तो यहाँ से 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 माइनस x। 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस x, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आया है ना लाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे, तो इसी तरीके से y की वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे x के प्लेस पर 8, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं y इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और 2026 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। ओके, आई होप कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसको नोट करना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। क्वेश्चन है ये 4 नंबर, हम क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। अच्छा है
मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अजीब तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो होता है ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से होता है। ठीक है, होते हैं तो थोड़ा सा टफ ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि किसी कारण 12 खराब पेन है जो कि 132 अच्छे पेनों में मिल गए। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कुछ 12 खराब पेन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है 132 पेन है जो कि वो अच्छे पेन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 12 खराब पेन और 132 पेन जो अच्छे पेन है उन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो अब ये बताइए कि अब हमारे पास टोटल कितने पेन हो गए। तो हम क्या करेंगे, 132 में 12 पेन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 पेन। तो ये क्या पेन आया, ये टोटल पेन हो गया ना, ये टोटल पेन हो गए, इसमें अच्छे पेन भी है और खराब पेन भी है। आगे ये कहा गया है कि केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब पेन खराब है या अच्छा है इसको हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है। आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में से, मतलब उस 144 पेन में से यादृच्छिक एक पेन निकाला जाता है। मतलब रैंडमली एक पेन हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया या निकाल लिया। तो कह रहा है कि निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि हमारे पास टोटल आखिर पेन कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पेन, पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो टोटल पेन कितनी हो गई, 144 पेन हो गई। ठीक है, अब 144 पेन में से एक पेन निकाल लिया गया, एक पेन निकाल लिया गया। तो एक पेन निकाला गया, तो एक पेन निकाला गया ना, तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए कि 144 पेन में 132 अच्छे पेन है, तो 132 पेन में से कोई भी पेन निकाला जा सकता है। ठीक है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो पेन निकलेगा ना वो पेन कौन सा होना चाहिए, अच्छा होने चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे पेन के निकलने की प्रायिकता देखिए यहां पर फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। या फिर इसमें यह भी कह सकते हैं कि अच्छे पेनों की संख्या बटे में कुल पेनों की संख्या। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 पेन है और कुल पेन कितना है, 144। इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 12 से काटते हैं, 12 बढ़ाएंगे 144 11, कितना आ गया 11/12। ठीक है, तो अच्छे पेन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा था ना उतना टफ था नहीं, बस आप लोग समझ नहीं पाए इस क्वेश्चन को, वरना आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।